स्वाध्यायः परमः। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर महारुद्र प्रताप सिंह चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, आप सबका स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम जिस विषय के बारे में बात करने वाले हैं वह विषय है बीए द्वितीय वर्ष हिंदी का मुख्य एवं गौण का पेपर हिंदी नाट्य, जिसका पेपर कोड है HNDMS 203। इस पेपर के अंतर्गत आज हम इकाई 5 की बात करने वाले हैं। इकाई 5 को हमने 3 खंडों में विभाजित किया था। 3 खंडों की अगर बात करें तो सबसे पहले हमने भारतेंदु युग की बात की थी, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र और उनके नाटक की बात हमने विस्तार से की हुई है। तत्पश्चात हमने प्रसाद युग की बात की थी। प्रसाद युग जो है उनमें उनके प्रतिनिधि नाटककार जयशंकर प्रसाद थे। प्रसाद के प्रमुख नाटक चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी आदि की बात हमने विस्तार से की हुई है। आज हम बात करेंगे प्रसादोत्तर युग की, और उसके जो प्रमुख लेखक जो थे, और प्रमुख लेखक में भी जिन्होंने हिंदी नाटक की विधा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, उसकी बात आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें प्रसादोत्तर युग की, तो प्रसादोत्तर नाट्य साहित्य का विकास बहुविध रहा है। प्रसाद जी की परंपरा में ऐतिहासिक नाटक भी लिखे जाते रहे और पौराणिक नाटक भी लिखते जाते रहे। उसके बाद समस्या नाटक और गीति नाटक भी लिखे गए। प्रसादोत्तर युग में अनेक ऐसे नाटककार हैं जिनका उल्लेख न किया जाए तो नाट्य साहित्य का परिचय अधूरा माना जाएगा, जिनमें से हम कुछ महत्वपूर्ण नाटककारों को और उनके नाटकों का परिचय संक्षिप्त में प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आते हैं लक्ष्मीनारायण मिश्र। लक्ष्मीनारायण मिश्र जो है, उनके प्रमुख नाटक की बात करें तो सिंदूर की होली, गरुड़ ध्वज और नारद की वीणा, ये उनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं। लक्ष्मीनारायण मिश्र की नाटक की विशेषताओं के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित नाटक उनके देखने को मिलते हैं। अब हमने बात की प्रसाद युग और प्रसादोत्तर युग। अब प्रसाद युग की विशेषता क्या थी, तो जयशंकर प्रसाद ने अधिकतर पौराणिक युग को लेकर या ऐतिहासिक युग को लेकर बात की थी, और उसी की परंपरा में आगे चलकर लक्ष्मीनारायण मिश्र ने भारतीय पौराणिक और ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित नाटक लिखे थे। इनके बाद आते हैं जयशंकर जगदीश चंद्र माथुर। उनके प्रमुख नाटक की अगर बात करें तो सबसे पहले आता है महत्वपूर्ण कृति है कोणार्क, फिर शारदिया, भोर का तारा, पहला राजा, 10 तस्वीरें। अब ये सारे जो नाटक हैं उसमें सबसे प्रसिद्ध नाटक अगर कोई माना जाए तो वह था कोणार्क। कोणार्क की बात जब आती है तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, उसकी जो निर्माण प्रक्रिया चल रही थी उस समय वहाँ के मजदूर, शिल्पी आदि ने जिस प्रकार से मंदिर को तैयार किया, उसकी घटना का पूरा वर्णन इसमें देखने को मिलता है। राजा के द्वारा किस प्रकार से शासन किया जा रहा था, राजकीय विद्रोह का, शत्रु का आक्रमण, और किस प्रकार शिल्पी और अन्य कारीगर आदि मिलकर राजा का साथ देते हैं और राजा को बचाने के लिए स्वयं भी वहाँ पर मर जाते हैं। तो कोणार्क जो है वह जगदीश चंद्र माथुर की एक ऐतिहासिक और बहुत ही श्रेष्ठ कृति उनकी मानी जाती है। विशेषताओं की अगर बात करें तो आधुनिक संवेदनाओं से युक्त नाटक उनके थे, ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर आधारित थे। इनके नाटक भी ऐतिहासिक और सामाजिक विषय पर अधिक आधारित थे। उनके बाद है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती का प्रमुख नाटक है अंधा युग, जो एक काव्यात्मक नाटक था, मतलब उसको गीति शैली में लिखा गया है। नाटक जो है वह गद्य विधा है, लेकिन धर्मवीर भारती ने अंधा युग जो नाटक लिखा था वह पद्य शैली में लिखा हुआ है। मतलब जो पात्र जो है वो पंक्तियों को गाकर उनके संवाद प्रस्तुत करते हैं। विशेषता क्या है, तो महाभारत के अंतिम दिनों की त्रासदी और युद्धोत्तर नैतिक पतन को दर्शाने वाला गीति नाटक है। जैसे मैंने बात की कि ये नाटक जो है वह गीति नाटक है। पात्र जो है उसमें मुख्य पात्र के रूप में अगर हम देखें तो अश्वत्थामा, उसको हम देखते हैं। जैसे ही महाभारत का युद्ध समाप्त होता है, युद्ध के बाद का चित्रण इसमें किया गया है। युद्ध तो पूरा हो गया है,
उसके बाद की जो सामाजिक स्थिति, एक प्रकार से अंधा युग छा गया था, उसकी बहुत ही गहराई से इस नाटक में, अंधा युग में धर्मवीर भारती ने बात की है। उसके बाद प्रमुख नाटककार है मोहन राकेश। जिस प्रकार हिंदी नाट्य साहित्य में, नाट्य विधा में जयशंकर प्रसाद एक अलग स्थान रखते हैं, उसी प्रकार उनके बाद आधुनिक नाटक की जब बात चलती है तो उसके प्रमुख स्तंभ के रूप में हम मोहन राकेश को देखते हैं। अगले यूनिट्स में, इकाई 2-3 में हमने बात की हुई है कि मोहन राकेश किस प्रकार से पाश्चात्य जो नाट्य शैली थी उससे अलग करके भारतीय नाट्य शैली को विकसित करते हैं। मतलब पाश्चात्य नाट्य शैलियाँ जो रूढ़ हो गई थी, जो नीति नियम लागू होते थे शैली लिखने में, उससे अलग चलकर मोहन राकेश ने भारतीय परंपरा का आगाज किया। प्रमुख नाटक की अगर हम बात करें तो आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस। आषाढ़ का एक दिन कालिदास के ऊपर वह नाटक लिखा गया है। आधे अधूरे वर्तमान युग में, मतलब आधुनिक काल में जिस प्रकार का हमारा सामाजिक ढांचा अभी चल रहा है कि स्त्री पुरुष के संबंध जिस प्रकार से बिगड़ रहे हैं, स्त्री जो है वो नए नए पुरुष की तलाश में रहती है और सभी पुरुष उसको आधे अधूरे ही मिलते हैं, आधे अधूरे ही दिखते हैं। तो इसकी बात इसमें की गई है। लहरों के राजहंस, यह भी उनकी एक प्रमुख नाट्य कृति है। विशेषताओं की अगर बात करें तो यथार्थवाद और आधुनिक समाज की जटिलताओं को दर्शाने वाले नाटक उनके हैं। मोहन राकेश जो हैं, उनके नाटक यथार्थवादी और आधुनिक समाज की जटिलताओं को दर्शाते हैं। प्रसाद के नाटक ऐतिहासिक और पौराणिक थे, जबकि मोहन राकेश, हमने बात की कि आधुनिक नाट्य साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ हैं, तो उनके नाटक यथार्थवादी और आधुनिक समाज की जटिलताओं को दर्शाते हैं। उनके बाद प्रमुख नाटककारों में है लक्ष्मी नारायण लाल। उनके प्रमुख नाटक है मादा कैक्टस, अंधा कुआं, रात रानी, कर्फ्यू, अब्दुल्ला दीवाना आदि। ये सारी उनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक और सामाजिक विषयों पर गहरी पकड़ देखने को मिलती है। अब हम देखते हैं कि भारतंद युग के बाद प्रसाद युग के बाद आधुनिक युग, प्रसादोत्तर युग, उसमें भी प्रसाद की जो नाट्य शैली है उसकी छाया हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाती है। ऐतिहासिकता और पौराणिक नाटकों के बारे में बात कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल ही जाती है। फिर आते हैं सुरेश्वर दयाल सक्सेना। उनकी एक प्रसिद्ध रचना है नाट्य कृति बकरी, जो हास्य व्यंग्य पर आधारित है। दूसरी है लड़ाई, फिर है अब गरीबी हटाओ। सबसे चर्चित उनकी रचना रही बकरी। विशेषता क्या रही तो व्यंग्य प्रधान और राजनीतिक सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किया गया है। बकरी के माध्यम से राजनीतिक और सामाजिक समस्याओं पर कटाक्ष किया गया है। उनके बाद प्रमुख नाटककारों में नाम आता है सुरेंद्र वर्मा का। सुरेंद्र वर्मा, जिनकी प्रमुख नाटकों की अगर बात करें तो सबसे पहले है द्रौपदी, फिर सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, और तीसरी रचना है आठवां सर्ग। इनके नाटकों की अगर विशेषताओं की बात करें तो ऐतिहासिक और सामाजिक मूल्यों की पड़ताल इसमें देखने को मिलती है। फिर है शंकर शेष। प्रमुख नाटक की अगर हम बात करें तो एक और द्रोणाचार्य, दूसरा है अरे मायावी सरोवर, और तीसरा है कोमल गांधार। अब एक और द्रोणाचार्य, इस नाटक को बहुत ही प्रसिद्धि मिली हुई है। द्रोणाचार्य के माध्यम से, मतलब महाभारत के समय में जो गुरु द्रोण थे, उनके माध्यम से वर्तमान समय में जो शैक्षणिक ढांचा पूरा है, किस प्रकार से प्रिंसिपाल, प्रोफेसर राजनीतिक के चलते, राजनीतिक दबाव के कारण छात्रों का शोषण करते हैं, छात्रों का पक्ष लेना भी हो तो भी नहीं ले सकते हैं, तो किस प्रकार से शिक्षा नीति के ऊपर राजनीति हमेशा हावी रही है, उसके बारे में इसमें विस्तार से चर्चा की गई है। और दोनों घटनाओं को साथ में लेकर चलती है। कहीं कहीं घटनाएं आती है महाभारत की, जिसमें गुरु द्रोण, फिर अश्वत्थामा, उसकी बात चलती है, दुर्योधन की बात चलती है, तो कहीं कहीं बात आती है आधुनिक काल की। वर्तमान में किस प्रकार से नाट्य, मतलब आधुनिक काल में किस प्रकार से समाज का ढांचा ढल गया है, शैक्षणिक शिक्षा का क्या महत्व रह गया है, और किस प्रकार से शिक्षा पर राजनीति हावी होती है, इसकी बात इसमें विस्तार से की गई है। शंकर शेष के नाटकों की अगर हम बात करें तो सामाजिक समस्याओं पर केंद्रित यथार्थवादी नाटक देखने को मिलते हैं। यथार्थवादी मतलब जैसे बात हुई कि द्रोणाचार्य के माध्यम से आज के यथार्थ युग की उन्होंने बात की है।
आगे अंतिम नाटककार है मणि मधुकर। उनके प्रमुख नाटकों की अगर हम बात करें तो रस गंधर्व, फिर बुलबुल सराय, दुलारी बाई, खेला पोरमपुर, फिर एक तारे की आंख आदि उनकी प्रमुख नाट्य कृतियां हैं। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो सामाजिक संघर्ष और मानवीय संवेदनाओं का सजीव चित्रण इसमें किया गया है। अब तीनों नाट्य युग, आधुनिक काल के प्रथम चरण भारतेंद्र युग, मध्यम चरण की अगर बात करें तो प्रसाद युग, और उसके बाद आधुनिक चरण मतलब तीसरे चरण की बात करें तो प्रसादोत्तर युग। तीनों युगों में किस प्रकार से क्रमशः नाटक का विषय बदलता रहा है उसको हम भली भांति देख सकते हैं। किस प्रकार कल्पना से लेकर, पौराणिक काल से लेकर, इतिहास से लेकर यथार्थवाद तक नाटक पहुंचा है, नाट्य विधा जो पहुंची है, और सामान्य से सामान्य व्यक्ति के चरित्र को उठाकर उसके ऊपर एक पूरी कृति लिखी गई है, ऐसा आधुनिक काल में ही देखने को संभव है। पहले के समय में जो नाट्य कृतियाँ, नाट्य कृतियाँ अगर हम ना भी देखें तो संपूर्ण साहित्य को अगर हम देखें तो उसमें जो नायक था वो कोई बड़ा व्यक्ति ही होगा, या तो राजा होगा या फिर कोई उच्च पदस्थ व्यक्ति, वही नायक बन सकता था। लेकिन आधुनिक काल की मुख्य विशेषता यही है कि उसने साधारण से साधारण व्यक्ति को उठाकर नायक के स्थान में उसको बिठाया है। तो नायक के रूप में हम साधारण व्यक्ति को भी देख सकते हैं। यह आधुनिक काल की ही देन मानी जाएगी। निष्कर्ष के ऊपर हम बात करें तो प्रसादोत्तर युग के नाटककारों ने भारतीय रंगमंच को नए आयाम दिए हैं। इन्होंने ऐतिहासिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी दृष्टि से नाटकों का सृजन किया है, जिससे हिंदी नाटक विधा समृद्ध हुई है। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार हमने इस इकाई को 3 भागों में विभाजित किया था। तीनों भागों को हमने आज पूरा कर लिया। अब अगले लेक्चर में हम जब बात करेंगे तो इकाई 5 हमने यहाँ पर पूरी कर ली है। छठी इकाई को लेकर हम आएंगे अगले लेक्चर में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।